उसने कलाई घुमाकर टोकन निकाला और देखा तो उसके होश उड़ गए। मास्टर प्रकाश ने उसे मैसेज भेजा था, हॉल मास्टर विशर्वा की मौत हो गई है। सिलीगुड़ी मास्टर टीचर हॉल में ज़मीन पर एक कतार में 8 लाशें रखी थी। सभी लाशों ने मास्टर टीचर कोट पहना हुआ था और सभी की छाती पर 7 सितारे चमक रहे थे। पर विपिन बीच वाले आदमी को जानता था, हॉल मास्टर विशर्वा। उसी की वजह से ही तो उसने हॉल क्रैश किया था। उसे तो लगा था कि अब सब शांत हो जाने के बाद हेडक्वार्टर सख्ती से उससे पूछताछ करेगा, लेकिन ये क्या, इतनी जल्दी उसकी मौत भी हो गई। विपिन ने प्रकाश से पूछा, ये कैसे हुआ? प्रकाश बोला, ये आज सुबह की ही बात है। आपकी दी हुई लिस्ट के मुताबिक मैं तुरंत उन मास्टर टीचरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने 8वां मुजरिम पकड़ा और उससे पूछताछ चालू की तो अचानक से मेरा एक जूनियर मेरे पास आया, ये खबर लेकर के मास्टर टीचर हॉल के 8 मास्टर टीचर गुजर गए हैं। और देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सभी की मौत वैसे ही हुई जैसे राजीव की हुई थी। जब हम उनकी लाशों के पास गए तो उनकी आत्मा निकाली जा चुकी थी और पीछे सिर्फ बॉडी छूट गई थी। प्रकाश सभी सस्पेक्ट से अकेले में चुपचाप पूछताछ कर रहा था ताकि दुश्मन को भनक ना लगे, लेकिन ना जाने कैसे उन्हें इस बात की खबर हो गई और उसने इन 7 स्टार मास्टर टीचरों को मार दिया। शायद उन्हें ये चेतावनी देने के लिए कि मामले में ज़्यादा खोजबीन ना करें, और उन्हीं में से एक पुराने हॉल मास्टर विशर्वा भी था। ये सुनकर विपिन की भौएं चढ़ गई। ये तो साफ साफ धमकी दी गई थी उन्हें। वैसे तो कमरे में आते ही उसने भी यही बात नोट की थी कि बॉडी परफेक्ट कंडीशन में होने के बावजूद उनके अंदर का जान का नामो निशान भी नहीं था। ऐसी मौत तो सिर्फ किलिंग आर्ट से होती थी, यानी ये काम भयानक का था। सिर्फ उसके पास ही इतनी ताकत थी कि हॉल मास्टर की आत्मा को भी निगल सके। लेकिन जहाँ तक उसे पता था, भयानक तो नॉर्थ प्लेन के दलदलों में होना चाहिए था, और उसे ये भी बताया गया कि वो वहाँ कैद था, कहीं आ जा नहीं सकता था, और उन दलदलों और गोलपारा में तो बहुत अंतर था। तो फिर उसने ये काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? विपिन ने आगे पूछा, ये लोग मिले कहाँ पर? अपने अपने कमरों में। प्रकाश ने कहा, उनके परिवार वालों को लगा कि वो आराम कर रहे थे, इसलिए शुरू में किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने इन्हें आवाज़ लगाई और कोई जवाब नहीं आया तो वो उनके कमरों में गए, और तब उन्हें पता चला कि इन्होंने तो सांस लेना ही बंद कर दिया था। अच्छा, विपिन सोच में पड़ गया। लग तो वैसा ही रहा था जैसे उसने सोचा था। विपिन को सोच में देख प्रकाश बोला, कहीं ये मामला भी राक्षसों के अधिपति से तो नहीं जुड़ा? लेकिन वो तो मर गया था ना? प्रकाश को बेहद डर लग रहा था, जैसे कि हर इंसान को लगता था जब उसे कोई भयानक चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मास्टर टीचर इस डर से कैसे बचते। वैसे तो प्रकाश जानता था कि अधिपति मर गया था, लेकिन फिर ऐसा कौन आ गया जो उसके जैसा काम कर सकता था? और अगर दुश्मन इतना पावरफुल था कि एक साथ 7 स्टार मास्टर टीचरों को भी मार दे तो उनका शौक होना और घबराना नॉर्मल था। ऊपर से हॉल मास्टर, जो कि शहर का सबसे ताकतवर आदमी था, उसकी मौत सभी के हाथ पांव ठंडे करने के लिए काफ़ी थी। विपिन ने जवाब दिया, अधिपति तो मर गया, लेकिन उसके पीछे जो खड़ा था वो अभी भी जिंदा है और भला चंगा है। उसके पीछे खड़े होने वाला प्रकाश कंफ्यूज हो गया। असल में विपिन ने उसे अधिपति के बारे में बताया था, लेकिन भयानक का मुद्दा कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए उसने भयानक के बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया था। हाँ, असल में अधिपति उसका नाम नहीं है, बल्कि वो राक्षसों का अधिपति है, जैसे हमारे यहाँ राजा होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसे आत्मज्ञानी और उनकी विरासत के बारे में कैसे पता चला, जबकि आत्मज्ञानी को दुनिया में मिटे कई साल हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले के पीछे कोई तो मास्टरमाइंड है जिसने अधिपति को आत्मज्ञानियों की विरासत दी, और मेरा अंदाज़ा है कि ये काम भी उसी का किया है, विपिन ने बताया। ये सुनकर प्रकाश के कान खड़े हो गए। ऐसा मास्टरमाइंड जिसने अधिपति को आत्मज्ञानियों की विरासत दी, वो मास्टरमाइंड खुद कितना पावरफुल होगा। क्योंकि अगर ये टाइटल देश के औकात के बाहर का है तो मैं तुरंत मास्टर टीचर हॉल हेडक्वार्टर को इसकी रिपोर्ट देता हूँ, ताकि वो हमारी मदद के लिए लोगों को भेज सकें। मास्टर टीचर हॉल का अपना अलग सिस्टम होता था। हिसाब से तो जूनियर मास्टर टीचर हॉल को अपने सभी मामले अपने से बड़े मास्टर टीचर हॉल को बताने होते थे, लेकिन फिर भी उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने मामले खुद सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो हेडक्वार्टर का अपना एरिया होता था ख्याल रखने के लिए, दूसरा उनके पास इतनी फालतू एनर्जी और वक्त नहीं होता था कि छोटे मास्टर टीचर हॉल के मामले संभालते बैठें, और तीसरा ऐसा करने से ब्रांच के मास्टर टीचर को खुद को ट्रेन करने का, बेहतर बनाने का मौका मिल जाता था। लेकिन अगर मामला छोटे मास्टर टीचर हॉल की लिमिट के बाहर का हुआ तो बात अलग होती थी।
ऐसे मामले यूं ही छोड़ देना घातक साबित हो सकता था। इसलिए ऐसे मामले में ब्रांच का एक बड़ा मास्टर टीचर मदद के लिए हेडक्वार्टर को बोल सकता था और उन्हें मदद मिल जाया करती थी। ये सुन विपिन ने आगे पूछा, वैसे हेडक्वार्टर से लोगों को आने में कितना टाइम लगेगा? प्रकाश ने हिसाब लगाया और बोला, हमसे सबसे पास जो मास्टर टीचर हॉल है, जहाँ कम से कम एक हाफ 8 स्टार टीचर है, वो है अमरताल मास्टर टीचर हॉल। अगर उनकी तरफ से मदद आई तो दूरी के हिसाब से उन्हें कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर हमें एक प्रॉपर 8 स्टार मास्टर टीचर की मदद चाहिए तो हमें सीधे एम्पायर ग्रुप मास्टर टीचर हॉल से मदद मांगनी होगी, जिन्हें आने में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। 10 दिन 20 दिन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। विपिन ने दुखी होकर सिर हिलाया। अगर इन्हें इतनी ही देर लगती थी आने में तो आते ही क्यों थे, और ये मदद मांगने वाला प्रोसेस रखा ही क्यों था? क्योंकि जब तक ये मदद लेकर आएंगे तब तक तो मुसीबत तबाही मचाकर कब की जा चुकी होगी। उसने यही बात मुंह पर भी कह दी। जब तक उनकी मदद आएगी तब तक तो पूरा मास्टर टीचर हॉल साफ हो चुका होगा और सबका मर्डर किया जा चुका होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? प्रकाश ने कहा। हाँ, ये सच था कि इतने दिन इंतजार करने का उनके पास टाइम नहीं था। दुश्मन चुपचाप उन्हें मार सकता था और एक ही रात में उसने 8-7 स्टार मास्टर टीचरों को मार डाला था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सिलीगुड़ी मास्टर टीचर हॉल के सभी 7 स्टार मास्टर टीचर मारे जा चुके होंगे। विपिन ने गहराई से सोचा, मुझे पक्का तो नहीं पता कि अधिपति के पीछे का मास्टरमाइंड कितना पावरफुल है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उसकी ताकत संत लेवल 5 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मास्टर टीचर हॉल हेडक्वार्टर उस पर नज़र ज़रूर रखता। लेकिन अगर संत लेवल 5 से नीचे का भी है तो भी हर स्टेज की ताकत का अंतर बहुत होता है। अगर वो मास्टरमाइंड संत लेवल 5 स्टेज 1 से ऊपर का है तो भी हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, प्रकाश ने कहा। विपिन ने जवाब दिया, वो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उसकी ताकत का सही अंदाज़ा लगाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन मेरी परेशानी वो नहीं, उसे हम बाद में देख लेंगे, अभी और भी ज़रूरी काम है हमें। इतना कह उसने लाशों की तरफ देखा और बोला, आपको ये जानने की इच्छा नहीं हो रही कि उस मास्टरमाइंड ने इतनी शांति से इन 8-7 स्टार मास्टर टीचरों को मारा कैसे? इच्छा तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, प्रकाश ने कहा। तो विपिन बोला, जिस रात अधिपति ने मुझ पर हमला किया था उस रात मुझे उनके सीक्रेट किलिंग आर्ट का एक राज पता चला था। असल में वो लोग लड़ाकू की चेतना तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं और उसी से आत्मा को बाहर खींच लेते हैं। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई स्टेज, चीज़ या आत्मा का हिस्सा भी। इसलिए मुझे लगता है हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि उस मास्टरमाइंड ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया। आपको अपनी जांच में ऐसी कोई खास चीज़ मिली क्या? अच्छा, इस बात पर मैंने तो कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर अब दूंगा, प्रकाश ने कहा। प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्या पता उसी से हमें कुछ सुराग मिल जाए। इतना कह विपिन चुप हो गया और इनसाइट एक्टिवेट करके लाशों को ध्यान से जांचने लगा। विशर्वा का चेहरा शौक में था। उसका एक्सप्रेशन ऐसा मानो उसने मरने से पहले कुछ भयानक देख लिया हो या फिर उसे यकीन ना हो रहा हो। थोड़ी और जांच के बाद विपिन सिर हिलाने लगा। विशर्वा की कंडीशन भी वैसी ही थी जैसी राजीव की हुई थी। अपनी इनसाइट से भी उसे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने तुरंत पूछा, 1 मिनट, राजा नीलेश कहाँ है और उसे कहाँ कैद किया गया है? प्रकाश ने जवाब दिया, कल मैंने उसे अपने आदमियों को उसे फिर से अरेस्ट करने के लिए भेजा था और हमने उसे मास्टर टीचर हॉल की जेल में कैद करके रखा हुआ है। कल रात महाराज रुपेश भी मुझसे मिलने आए थे, शायद नीलेश के लिए ही, लेकिन मैंने उन्हें वापस भेज दिया। रुपेश फिर से आ गए? विपिन को शौक लगा। हाँ, लेकिन मैंने उन दोनों को मिलने नहीं दिया क्योंकि इस बार हमारे पास ठोस वजह है और मुझे नहीं लगता कि इस बार महाराज रुपेश भी नीलेश को बचा पाएंगे, प्रकाश ने कहा। नीलेश रुपेश का बस एक दरबारी था, माना कि ज़रूरी दरबारी था और शायद सबसे करीबी भी, लेकिन था तो बस एक दरबारी ही, उसका बेटा या परिवार का हिस्सा तो नहीं था ना। तो फिर रुपेश हर बार उसे बचाने के लिए इतना उतावला क्यों रहता था? जब भी उसे खरोंच भी आती दौड़ा चला आता था, यहाँ तक कि उसके लिए बड़े बड़े खर्चे करने को और तिजोरियाँ खाली करने को भी तैयार रहता था। ऐसा क्यों? वैसे तो विपिन को पहले से ही लग रहा था कि रुपेश के साथ कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन अब तो उसे यकीन होने लगा था। इस बार आना, नीलेश को बचाना, ये जानते हुए भी कि उसके जुर्म क्या थे, उसे छुड़ा ले जाने की मिन्नतें करना, ये सब बेहद संदेहजनक था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रुपेश भी इसी गैंग का हिस्सा था? अच्छा, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। रुपेश की भी जांच करनी ही पड़ेगी। आखिरकार विपिन ने कह ही दिया। ये सुन प्रकाश बोला, क्या मैं उन्हें भी अरेस्ट करवा लूं पूछताछ के लिए?
असल में लगा तो ये प्रकाश को भी था, लेकिन क्योंकि सामने वाला देश का राजा था इसलिए वो ज़रा हिचकिचा रहा था, क्योंकि अगर देश का मास्टर टीचर हॉल देश के राज परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो देश की जनता का क्या होगा। तब तो भगवान ही जाने क्या क़यामत आएगी।